हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं कौन से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं उसका पूरा निचोड़ बताने वाला हूं। दोस्तों, आप बस ध्यान से वीडियो पर बने रहिए। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं के लिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण एनालिसिस आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं आज के एनालिसिस में क्या क्या है। सबसे पहले कंटेंट। दोस्तों, आप कंटेंट देख सकते हैं। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, मैथमेटिक्स यानी गणित और हिंदी। दोस्तों, इन चार महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के आए हुए प्रश्नों के महत्वपूर्ण टॉपिक का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। पहला सब्जेक्ट है दोस्तों इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण से आप देख सकते हैं दोस्तों, हाथी के बच्चे के वजन से संबंधित प्रश्न आया था दोस्तों। और ये कहाँ से आता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। यह प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी कक्षा 4 के पाठ नंबर 3 से है, नंदू हाथी। ठीक है दोस्तों, वहीं से इस टॉपिक को लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है दोस्तों। यहाँ से उसका वजन के बारे में पूछा गया था। हाथी का बच्चा 3 महीने का होता है दोस्तों, तो उसका वजन 200 किलोग्राम होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और देख सकते हैं जो हाथियों से पूछा जा रहा है दोस्तों। हम हर एनालिसिस में आपको बता रहे हैं कि अगर हाथियों से प्रश्न आ रहा है तो आने वाले हर पेपर में एक प्रश्न हाथी से आपको जरूर मिलेगा। हाथी से हम बता चुके हैं कि 8 से 10 प्रश्न बनते हैं और उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट करके पूछा जाता है दोस्तों। तो देख लेते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक हाथी के विषय में। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है दोस्तों। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये 2 से 4 घंटे महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसको नोट करिएगा कि 2 से 4 घंटे ही सोता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। उसको क्या भाता है दोस्तों? पानी और कीचड़ से खेलना। हाथी अगर पानी और कीचड़ से नहाता है तो उसके शरीर को ठंडक मिलती है दोस्तों। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं, और उसके कान दोस्तों पंखे की तरह होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक है हाथी के विषय में, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। नंदू एक हाथी के बच्चे का नाम है दोस्तों। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के झुंड में हथिनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं, हाथी नहीं रहते हैं दोस्तों। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। बुजुर्ग का मतलब सबसे ज़्यादा उम्र दराज। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं दोस्तों। एक झुंड में बस 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। 10 से 12 नोट करने वाली चीज़ है दोस्तों, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं दोस्तों। ये 14-15 भी नोट करिएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा कि हाथी 14-15 साल तक ही उस झुंड में रहता है। उसके बाद वह झुंड को छोड़ देता है। फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 और 15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। नंदू एक हाथी है दोस्तों, हथिनी नहीं है। वह जब 14 और 15 साल से ऊपर जाता है तो वो अपना झुंड छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा हाथी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। फिर देख लेते हैं इसके आगे कौन सा टॉपिक आया हुआ है। इसके बाद है दोस्तों कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और यह किसके जंगल चैप्टर से लिया गया है जो एनसीईआरटी में है। आइए उसको भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह सूर्यमणि की कहानी है, जो एक लड़की है। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बासुवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरंग। ठीक है दोस्तों, कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है दोस्तों। जंगल को कुड़ुक भाषा में तोरंग हम कहते हैं, और यही प्रश्न आपका आया हुआ है। ठीक है दोस्तों,
आगे देख लेते हैं कौन सा टॉपिक आया हुआ है दोस्तों। आगे टॉपिक है दोस्तों विटामिन सी से एक टॉपिक आया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों कि एक ही फसल को बार बार बोने से भूमि हो जाती है तो भूमि की उर्वरता कम हो जाती है दोस्तों। एक ही फसल को बार बार बोने से यह झूम खेती से संबंधित प्रश्न है। वहाँ पे एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि टिन का मतलब क्या होता है। वहाँ पे लॉटरी के हिसाब से खेती मिलती है दोस्तों, जिसको हम टिन बोलते हैं। टिन के हिसाब से ज़मीन बढ़ती है और एक टिन ज़मीन उतना होती है दोस्तों जो एक टीन के डब्बे में जितना बीज आता है, उन लोगों के पास एक नाप होता है, वह टीन का डब्बा होता है। उस डब्बे में जितना बीज आता है और वह बीज जितने ज़मीन में बो दिया जाएगा उतना ज़मीन एक टीन होगा दोस्तों। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों एनीमिया रोग से संबंधित। एनीमिया रोग से संबंधित आइए इसको भी देख लेते हैं कि कहाँ पे है एनसीईआरटी में। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि एनीमिया क्या है। एक आरती नाम की लड़की है। आरती कहती है खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज भर कर खून लिया गया था, जांच में तो अनीमिया निकला। रजत कहता है वह क्या होता है। आरती कहती है डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी है या आयरन। हीमोग्लोबिन को आयरन भी कहते हैं दोस्तों। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। यहाँ से संबंधित प्रश्न आता है दोस्तों कि एक बच्चा है वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम्हें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है। तो बच्चे को किस चीज़ की कमी है दोस्तों, तो यह हमेशा प्रश्न में आता है आयरन या हीमोग्लोबिन देता है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने यह भी बताया दोस्तों कि इसमें आयरन यानी लोहा होता है। नैन्सी कहती है कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया, भाई खून में लोहा कैसे। वह सोचती है कि खून में लोहा कहाँ से आ गया दोस्तों। तो जसकीरत कहता है कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत कहता है हंसते हुए तो फिर तुमने लोहा खाया। आरती कहती है ओहो यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़े ही होता होगा, पता नहीं कैसा लोहा होता है। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा ही हीमोग्लोबिन बढ़ गया। दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां में और गुड़, आंवला में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसको आयरन भी कहते हैं दोस्तों। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया के संबंधित टॉपिक आया है तो यहीं से होगा दोस्तों, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, किसके जंगल से एक और टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों कि कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तो उसे तोरंग कहते हैं दोस्तों। वहीं से एक प्रश्न और बनता है, आइए देख लेते हैं इसको भी। जंगल अधिकार कानून 2007, यहाँ से भी प्रश्न पूछ चुका है दोस्तों और पूछता भी है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। यह कानून जो है दोस्तों जो 2007 में बना है जंगल अधिकार कानून, वह वहाँ के आदिवासियों के लिए उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए, जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। ठीक है दोस्तों, यह अधिकार उनको जंगल में रहने का हक दिलाता है। अगर वह 25 साल तक लगातार जंगल में रह लेते हैं तो जंगल से पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आइए और देख लेते हैं कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक पूछा गया है। अगला टॉपिक है दोस्तों पर्यावरण में केरल राज्य से संबंधित प्रश्न आता है। तो केरल राज्य से संबंधित कौन सा प्रश्न आता है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न तो मालूम नहीं है लेकिन फिर भी केरल राज्य से जो भी संबंधित प्रश्न बनते हैं उनको हम दिखा देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों केरल राज्य, यह लड़का कह रहा है मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोया मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। ठीक है दोस्तों, ये खाने की बात कर रहा है। यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों कि एक बच्चा है वह कहता है कि मैंने आज खाने में नारियल से बनी हुई पूड़ी और टैपियोका खाया, तो वह किस राज्य से बिलोंग करता है दोस्तों, तो वह होगा केरल। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कुछ और पकवान के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, वो भी पूछे जाते हैं।
आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ कश्मीर की बात हो रही है। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। वहाँ के सरसों के तेल में मछली बनाई जाती है दोस्तों कश्मीर में। यह बता रही है कि एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों कि गोवा में जो मछली बनती है वह नारियल के तेल में बनती है, और जो कश्मीर में मछली बनती है वह सरसों की तेल में बनती है दोस्तों। ठीक है, इसको भी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, हांगकांग की बात करती है दोस्तों। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। हांगकांग के लोग सांप भी खाते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग वू फेन खाते हैं। जो सांप का पकवान होता है दोस्तों, उसका नाम है लिंग वू फेन। इसको याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ चुका है और पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक। और पर्यावरण से यहाँ सब टॉपिक कवर हो गए दोस्तों। आइए देख लेते हैं आगे कौन सा विषय का टॉपिक है। अगला सब्जेक्ट है दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है दोस्तों, इससे तो दो चार वैज्ञानिक एकदम ही पॉपुलर हो गए हैं, उनको आपको पढ़ के ही जाना है। हमने हर एनालिसिस में इनके बारे में बताया हुआ है। इनको आप एक बार थ्योरी गूगल से, यूट्यूब से या अपने जो नोट्स बनाया है उससे दोहरा के जरूर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं पहला टॉपिक जीन पियाजे। जीन पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं दोस्तों। हर सब्जेक्ट में दो दो प्रश्न रह रहे हैं, तो आपका 5 सब्जेक्ट है तो 2 5 10 नंबर यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद कोहलबर्ग से नैतिक विकास के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। इनके भी कई चरण हैं, उस चरण को आप पढ़ के जाइएगा। इनसे भी अगर हर सब्जेक्ट में 1 से या 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपका 7 से 8 नंबर यहाँ से भी क्लियर हो सकता है दोस्तों, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद है दोस्तों वाइगोत्स्की ZPD, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की भी बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सीटेट बहुत आसान होता है दोस्तों। इसका जो सिलेबस है बहुत सीमित है। पेडागोजी का आपको 4 से 5 वैज्ञानिक ऐसे हैं जो एकदम 100% उनसे प्रश्न पूछना ही पूछना है, बाकी और वैज्ञानिकों की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं दोस्तों तो उसमें 1 2 या 4 5 वैज्ञानिकों से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन सीटेट ऐसा है दोस्तों कि अगर इन चारों को आप पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से 40 नंबर तक प्रश्न आ सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है दोस्तों जो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने का प्रावधान करती है दोस्तों। यह एक समग्र शिक्षा का रूप है। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को एक साथ का मतलब होता है दोस्तों कि आर्थिक रूप से पिछड़ा बच्चा और आर्थिक रूप से मजबूत बच्चा और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा, जिसमें आप दृष्टिबाधित कर सकते हैं, पैर से, कान से, हर प्रकार से जो विकलांगता होती है, उन सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद टॉपिक है NCF 2005। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर NCF 2005 भी पढ़ के जाते हैं तो आपका 2 5 10 नंबर तक बन सकता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 2 प्रश्न NCF से आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद NEP से भी आ रहा है दोस्तों। आज के पेपर में NEP नहीं दिखा, लेकिन ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख लेते हैं अगले सब्जेक्ट को। अगला सब्जेक्ट है दोस्तों मैथमेटिक्स, यानी कि गणित। गणित में क्या आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं घन और घनाभ। हमने कई बार बता चुका है दोस्तों कि घन और घनाभ से जो प्रश्न बन रहे हैं वह उनके परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है भिन्न से संबंधित। भिन्न में कुछ इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों कि भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, या 2 भिन्नों के बीच कौन सी संख्या आएगी, या किसी भिन्न का 2/5 भाग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया आपको बताया जा चुका है दोस्तों कि पठन अक्षमता है। अगर पढ़ने में कोई कठिनाई होती है तो वहाँ हम डिसलेक्सिया करेंगे। अगर गणितीय संक्रिया में कोई कठिनाई होती है तो वहाँ हम डिसकैलकुलिया करेंगे। अगर लिखने में कोई कठिनाई होती है दोस्तों तो वहाँ हम डिसग्राफिया करेंगे। ठीक है,
इसके बाद श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब होता है दोस्तों पैटर्न। रीजनिंग टाइप एक आध दो प्रश्न आ रहे हैं इस ऑनलाइन परीक्षाओं में नए पैटर्न में, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप पढ़िएगा। इसके बाद है दिशा और दूरी। दिशा और दूरी से प्रश्न एक दो जरूर बन रहे हैं दोस्तों। अब तक के आए हुए सभी पेपरों में और आने वाले सभी पेपरों में इससे प्रश्न बनेंगे दोस्तों, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट है दोस्तों हिंदी। हिंदी में आपको सामान्य सी चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपको पता ही है कि गद्यांश और पद्यांश। तो आप देख सकते हैं बारिश को बूंद, इससे एक पाठ्यांश आया था। इसके बाद निपुण का पूरा नाम पूछा गया था। और एनसीएफ 2005, यहाँ गलती से हो गया दोस्तों, 2005 रहेगा। एनसीएफ आपका पर्यावरण में भी पूछा गया है, उसके बाद मैथ में भी पूछा गया है। इसके बाद देखिए आप यहाँ आ गया हिंदी में भी दोस्तों, ठीक है। निपुण, निपुण का पूरा मतलब होता है दोस्तों, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। निपुण का मतलब होता है दोस्तों नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग with understanding and numeracy। ठीक है दोस्तों, निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसका हिंदी होता है दोस्तों संख्यात्मक ज्ञान के साथ संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर बता देते हैं, निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ यह एनालिसिस खत्म होता है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।